हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज अगेन हम पॉलिटी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर कंटेंट रहेगा, उसके लिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जो मेन चीज़ें रहेंगी ना, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको पर्टिकुलरली बताता जाऊँगा कि भाई ये चीज़ें तो आप पढ़ ही लो। और साथ में जब ये करने के बाद आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, है ना, हमारी ये जो बुक है इसको पढ़ेंगे, तो आपको और ईजी समझ में आएगी। आपको अलग से कोई नोट्स नहीं बनाने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इसके अलावा किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना है। ये सारी की सारी जितने भी पीवाईक्यू के पॉइंट्स हैं या जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमने किताब में और इन लेक्चर्स के अंदर कोशिश की इंसर्ट करने की। ठीक है भाई, किताब में थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि किताब में हमारे पास रहता है एक स्कोप कि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल दें। तो आप किताब को तो ज़रूर ही पढ़िएगा, उसको छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, कुछ समझो कि सबसे पहले तो वो इसमें अगर क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो एक सीधा सीधा दिखाई दे रहा आर्टिकल का, वो आर्टिकल पूछेगा कौन सा है। तो आर्टिकल 1 से 4 के बीच में हमें क्या दे रखा है, संविधान का जो आर्टिकल 1 से 4 है वो यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है। और पार्ट अगर पूछ ले तो पार्ट 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, इससे क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिए कि पहले देखिए भारत देश ऐसा नहीं था जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो कि ऐसा है ना। बहुत सारी स्टेट्स हैं और ये जितनी भी आपको दिखाई दे रही हैं ये आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। जितनी भी आप देख रहे हैं ये यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है भाई, और पहले ऐसा नहीं था, पहले डिफरेंट चीज़ें थी। हम देखेंगे कि 1947 का भारत का नक्शा कैसा था, फिर 56 में कैसा हुआ। क्यों मैं 56 की ही बात कर रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया 1956 के अंदर कि भारत का नक्शा ही पूरा का पूरा चेंज हो गया, है ना। फिर आज की डेट का देखेंगे कि आज भारत कैसा दिखाई देता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर देखेंगे, है ना। अब आप देखिए कि आर्टिकल 1 से 4 जो है यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में तो बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही चीज़ बता रहा है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये समझना कि ये किसकी यूनियन एंड टेरिटरी है ना, कंट्री का नाम, यानी इसको पूरी की पूरी लैंड को क्या नाम दिया जाए। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि हिंदुस्तान बना दिया जाए इसका नाम, कोई बोल रहा था भारत बना दिया जाए, कोई बोल रहा था इंडिया बना दिया जाए। लेकिन आप सोचो कि अगर इसको हिंदुस्तान नाम दे दिया जाता तो क्या ये एक बाइस्ड नाम नहीं हो जाता। हमारा संविधान एक तरफ से बोल रहा है कि सेकुलर इन नेचर है ना, और दूसरी तरफ इसको हम बोल दें हिंदुस्तान। हालांकि उस टाइम पे तो ये वर्ड नहीं था, बट कहीं ना कहीं अंदर तो, मैं प्रियम्बल में नहीं था कहने का मतलब, पर अंदर तो यही था, सेकुलरिटी प्रदान किए हुए संविधान के अंदर। तो अगर हम वहाँ पे हिंदुस्तान कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वो तो फिर मामला, है ना। क्यों एक धर्म को अपनाकर उसका जो नेशन है उसका नाम दिया जाए, है ना, वो वाली चीज़ है। या तो फिर ये बोल दिया जाए क्लियरली कि भैया हम हिंदू राष्ट्र हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन वो बोला नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुस्तान बना ही है, आप समझो इस चीज़ को, इंडिया वो अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजन, मतलब बहुत सारे रिलीजन में भी आप डिफरेंसेस देखेंगे। ऐसा नहीं कि सबका ही रिलीजन सेम चल रहा है। वो एक अलग बात है कि बाद में लोगों को धर्म के नाम पे पिरो दिया गया एक माला में, लेकिन कहने का मतलब है बहुत डिफरेंशिएशन थी, उनको जोड़ा गया। और ये बहुत ही मुश्किल टास्क था एक, जहाँ हर 100 किलोमीटर में कहीं पे कुछ चेंज हो रहा है, कहीं पे लैंग्वेज चेंज हो रही है, कहीं पे रहन सहन चेंज हो रहा है, कहीं पे भाषा चेंज हो रही है। बहुत ही दिग्गज भरा था, है ना। इसीलिए तो इतना ज़्यादा फ्यूडल सिस्टम था, इतना ज़्यादा राजा रजवाड़ा थे यहाँ पे। लेकिन अब उस चीज़ को तो ख़त्म कर दिया जा चुका था, एबॉलिश कर दिया था प्रिंसली स्टेट्स को। अब यहाँ पे होना तो डेमोक्रेटिक रूल ही था, लेकिन उसकी डिवीजन कैसी की जाए, उसका नाम क्या रखा जाए। तो इसीलिए इसका नाम बहुत सोच के फिर एंड में यही बोला गया कि भैया इंग्लिश में इसका नाम इंडिया रख देते हैं और हिंदी में भारत रख देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो भारत है ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब आपको ये बात समझनी है कि आर्टिकल 1 ये बोल रहा है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो क्या फेडरेशन ऑफ स्टेट भी बोला जा सकता है। मैंने आपको यूनिटरी फीचर भी बताई थी और फेडरेशन वाली फीचर भी बताई थी, फेडरल फीचर्स भी बताया है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ, है ना, कि संघीय ढांचा क्या होता है, एकात्मक ढांचा क्या रहता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन वहीं पे अगर आप सोचो यूएस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स जो है अपनी मर्जी के साथ यहाँ पे एक अग्रीमेंट में बनती हैं। वो इस तरीके से मान लो यूएस के अंदर एक अग्रीमेंट में बन जाती हैं सारी की सारी स्टेट्स। इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोल दूंगा भैया फेडरेशन। फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आप ऐसा समझिए कि बहुत सारी स्टेट्स आपस में जुड़ी, इन्होंने बोला कि आज से हम क्या करेंगे, हम अपना एक राजा चुन लेंगे और यहाँ पे वो राजा क्या करेगा, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। एक तो उसका काम रहेगा मेनली प्रोटेक्शन का, दूसरा हमारे बिहाफ पे वो सारे बाहर के लोगों से बात करेगा कि भैया हमारे फॉरेन रिलेशन क्या होने चाहिए, हम किसके साथ व्यापार करेंगे, किससे क्या डील करेंगे। उससे क्या होगा, इनकी से बढ़ जाएगी, है ना। ये एक कंट्री, एक छोटी सी कंट्री डील करे किसी के साथ, है ना, और एक होता है कि बहुत बड़ी कंट्री डील करे। अब आप मान लो दुकानदार हो,
आप मान लो कि चने बेचते हो, एक हो गया कि एक घर का कोई व्यक्ति आ गया है ना, एक घर से कोई व्यक्ति चने लेने आ गया, और एक हो गया कि ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको बारात के लिए पूरी के पूरी चने चाहिए। तो आप किसको वैल्यू करोगे? वो उस व्यक्ति को वैल्यू करोगे जो सिर्फ 1 किलो चने लेने आए या जो 100 किलो चने लेने आए? समझ रहे हो? बस ऐसे ही समझ लीजिए आप। तो इस वजह से क्या है कि ये एक फेडरेशन में बंध गए, लेकिन इनके पास भैया ऐसी अथॉरिटी है कि ये अगर यहाँ से चाहें तो अलग हो सकते हैं यूएस से। ऐसा नहीं है कि कोई बांध के जबरदस्ती रखा हुआ है, अलग होना चाहिए तो हो सकते हैं। पर क्या भारत की जो स्टेट्स हैं वो अलग हो सकती हैं? अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए तो आज भारत तुरंत 1 सेकंड में विखंडित हो जाएगा। ये मैं लिख के देने को तैयार हूँ, है ना। कोई भी स्टेट जो है वो एक जगह पे भारत के साथ जुड़ के ना रह के हर कोई कहेगा कि मैं तो अपनी अपनी स्टेट अलग बनाऊंगा। और उसका कारण मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको आगे दिख जाएगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि लिंग्विस्टिक रीजंस की वजह से क्या क्या यहाँ पे भारत के अंदर हुआ, है ना, कितने दंगे होने लग रहे थे, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब है इंडिया जो है वो फेडरेशन की जगह पर यूनियन ऑफ स्टेट यहाँ पे लिखा गया है। ये इसका मतलब है कि स्टेट्स को बेशक से फेडरल स्ट्रक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं दे रहे हैं, एक छोटी सी हद में दे रहे हैं, और वो अलग नहीं हो सकती, भारत का पार्ट ही रहेंगी हमेशा। ठीक है भाई। इसके बाद अगला आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 क्या करता है? ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है दोस्तों टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स और सच टर्म्स एंड कंडीशंस दैट इट थिंक्स फिट। इसका मतलब ये है कि अगर भारत चाहता है कि अपने अंदर और नए राज्यों को जोड़ ले आसपास के, है ना, तो वो भारत जोड़ सकता है इसके अंदर। और आपको मैं कमाल की चीज़ ये बता रहा हूँ कि जब ये संविधान बना था तो उस टाइम पे तो ये जो गोवा वगैरह आप देखते हैं, है ना, बहुत सारा जो पोर्ट एरियाज देखते हैं, जितने भी अंडमान निकोबार वगैरह देख रहे हैं, ये सब तो भारत का उस टाइम पे उस हिसाब से पार्ट भी नहीं था, है ना। पुर्तगाली लोग जो आ रखे थे यहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए थे, अलग अलग टाइप के जो लोग हैं। अब ये क्या करते थे? फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, ये सब कहाँ पे रहते थे? पोर्ट वाले एरियाज में ही तो रहते थे। इनको व्यापार करना होता था, इनके लिए ईजी होता था, वहाँ पे जश्न मना रहे थे मजे से। तो बाद में उनके ऊपर पुलिस एक्शन करके ही तो इनको भारत के अंदर जोड़ा गया। अगर ये प्रोविजन ही ना रखा जाता आर्टिकल 2 का कि भारत अपने अंदर और भी स्टेट्स को जोड़ सकता है, तो फिर कैसे जोड़ते हम? वो गड़बड़ हो जाती ना। तो इसीलिए इसके 2 भाग बनाए गए हैं, एक है ए पार्ट, एक है बी पार्ट। ए पार्ट बोलता है द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। इसका मतलब है कि भारत अगर चाहे तो अपने अंदर नई स्टेट्स को जोड़ सकता है, आसपास की जितनी भी स्टेट्स हैं कल को उनको वो अपने अंदर जोड़ सकता है ना। एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ मैं और बताऊं कि आज आप समझो कि पाकिस्तान का जैसे भाग है ना। सपोज करो कि पाकिस्तान का पंजाब जो है किसी कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि वो हम अपने अंदर जोड़ना चाहें, हम जीत लें, जैसे महाराजा रणजीत सिंह ने तो भैया अफगानिस्तान तक जीत लिया है ना। तो आज मैं वही बोल रहा हूँ कि वो अगर पंजाब हम वापस से भारत के अंदर मिलाना चाहें तो कल को कुछ ऐसा बने, युद्ध हो, कुछ भी हो, है ना, जैसे हुआ था एक बार इंदिरा गांधी जी ने तो छोड़ दिया वो, है ना। बट सपोज करो कि आगे कुछ ऐसा बन गया, तो अगर उसको मिलाना चाहे तो कैसे मिलाएंगे? कौन से आर्टिकल के तहत मिलाएंगे? वो बनेगा आर्टिकल 2A के तहत। इसका एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि ये तो चलो मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर दी मैंने, पास्ट की बात करते हैं। तो सिक्किम जो था वो भारत का पार्ट नहीं था, तो सिक्किम को जो भारत के अंदर ऐड किया गया है वो भी इसी आर्टिकल के तहत 2A के तहत ही किया गया है। फिर इसके बाद जो दूसरा इसका ही सेकंड वाले आर्टिकल का ही बी पार्ट बनता है, वो बनता है द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ये क्या है कि नई स्टेट्स को क्रिएट किया जा सकता है भारत की लैंड में। ऐसा नहीं है कि जो स्टेट्स ऑलरेडी बनी हुई है वही वैसी की वैसी रहेंगी, नई भी बनाई जा सकती। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। अरविंद केजरीवाल साहब रेगुलरली डिमांड उठा रहे हैं कि भैया दिल्ली को जो है यूटी की जगह पे स्टेट बना दिया जाए। तो अगर दिल्ली को स्टेट बना दिया जाएगा तो वो किस तहत बनाया जाएगा? 2B के तहत बनाया जाएगा। समझ गए? एक यूटी से उसको स्टेट बना दिया जाएगा। तो वही मैंने बोला कि पावर है, हमारे संविधान पावर दे रहा है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कि वो नई स्टेट्स को एस्टेब्लिश कर सकती है। इसी के साथ साथ ये सेम का बातें मैंने हिंदी में लिख दी हैं, बस वही चीज़ें हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ, एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आर्टिकल 3 की। ठीक है, आर्टिकल 3 में कुछ शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाए देख के, अब ध्यान से पढ़िएगा। रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये क्या बोला है, इसने भी वैसा सा ही कुछ बोल दिया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नई स्टेट्स को बनाना या स्टेट्स जो ऑलरेडी हैं उनमें चेंजेस कर देना। आप देखो ये जो चेंजेस वगैरह की बात हो रही है, अब ये किस में हो रही है? जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं उनके अंदर ही उनका डिवीजन करके चेंज की बात हो रही है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? नई स्टेट्स का निर्माण करना, नई स्टेट बनना
और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनमें काट के बना देना थोड़ा सा डिफरेंस है, बात को बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। शायद आप समझ पाए कि नई स्टेट तो भैया एक यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट बना सकते हैं, वो क्या हो गया, एक नई स्टेट बन गई, जबकि पहले तो वो स्टेट नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ध्यान देना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको अगर डिवाइड करके नई स्टेट्स बना दिया जाए, वो भी तो एक तरीका बनता है, तो वो भी आर्टिकल 3 में डाल दिया गया। जैसे कि आप देखिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अलग अलग अभी लेटेस्टली किया गया, कोई बहुत ज़्यादा समय पुरानी बात तो है नहीं है, इससे पहले तो ये पूरा मद्रास ही होता था। तो मद्रास से किसको अलग किया गया, आंध्र प्रदेश को, फिर आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया गया, तेलंगाना को, ऐसा सिस्टम हुआ है ना। तो ये सब किस आर्टिकल के तहत हो रहा है, आर्टिकल 3 के तहत हो रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद ये 3 हो गया, मैंने बोला ना 4 तक आर्टिकल है, तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 उन कमेटीज के बारे में बताता है जिन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में मदद की। मैंने आपको बताया भी कि ऑलरेडी जो है, आप समझिए कि भारत का ये जो नक्शा है, इसके अंदर कौन कौन पार्ट रहा होगा भारत के नक्शे का, है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो आप समझिए कि प्रिंसली स्टेट्स थी सारी की सारी, दूसरा है ब्रिटिश जहाँ पे राज कर रहे थे वो वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये पूरा एक भाग बन गया, और एक भाग बनते जितनी भी यूटी आप देखते हैं वो वाला हो गया। एक हो गया जो एक्वायर्ड टेरिटरीज है, कि भारत किसी टेरिटरी को एक्वायर कर ले, जैसे कि अभी मैंने सिक्किम का एग्जांपल दिया, वो भारत का पार्ट नहीं थी, वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी, उसके बारे में बताऊंगा आगे। बट क्योंकि उसको भारत में ऐड कर दिया गया है तो वो एक्वायर कर लिया गया एक तरह से। ऐसे गोवा वाला है, दमन दीव वाला है, ऐसे इन सबको क्या किया गया, एक तरह से एक्वायर कर लिया है ना। किसी को भी स्टेट को अगर पुलिस सेक्शन से एक्वायर कर लिया गया तो दैट इज समथिंग कि हमने उनको एक्वायर करके अपने भारत के यूनियन का एक पार्ट बना लिया है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जितनी भी हैं इनकी रीऑर्गेनाइजेशन की गई, तो वो किस आधार पर की गई, नई स्टेट्स किस आधार पर बनी। क्या पहले भी ऐसा ही था कि जितनी आज की डेट में स्टेट्स हैं, आज की डेट में कितनी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। आप देखिए आपके सामने है ना, ये सारी की सारी 8 की 8 यूटी मैंने यहाँ पे बना रखी है। लेकिन क्या पहले भी ऐसा ही था, क्या पहले भी स्टेट्स 28 ही थी और यूटी 8 थी, या ये अभी हुआ है, ये चीज़ हमको समझनी है इसके अंदर। तो चलिए, ये बहुत सारे कमीशंस आए थे, बहुत सारी कमेटीज आई थी, इनके बारे में बात करते हैं कि हुआ क्या था उस टाइम पे। सेम बात मैंने हिंदी में लिख दी है कि क्या क्या चीज़ हुई है, अनुच्छेद 3 में क्या, अनुच्छेद 4 में क्या, वो मैंने बता दिया है आप लोगों को। चलिए, अब मैं थोड़ा सा इस फ्लो डायग्राम के साथ, माइंड मैप के साथ थोड़ा सा आपके माइंड में घुसा देता हूँ चीज़ें, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आप देखिए कि बहुत सारे कमीशन आए, धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, फैज अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो ये सारे जो हैं ये आए क्यों और क्या कारण इसका बना है। आप देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो अब नए नेता बने उन लोगों ने बोला कि भैया अब हम ब्रिटिश के हिसाब से तो स्टेट्स को नहीं रखेंगे, हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के हिसाब से बनाएंगे कि इस स्टेट को ऐसे बनाएंगे, इस स्टेट को वैसे बनाएंगे। अब ब्रिटिशर जो होते थे ना, वो अपने दिमाग के साथ जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अच्छा लगता तो उस हिसाब से बनाते थे, और इन लोगों की सोच भी कुछ वैसी ही चल रही थी उस टाइम के कांग्रेस की, है ना। इन्होंने सोचा कि भैया ब्रिटिशर गए, अब तो हम ही पावरफुल है, सब हमारे हाथ में है। और उधर आप देखिए कि इन्हीं लोगों ने ही, नेहरू जी ने ही किसको प्रॉमिस कर रखा था, पंजाब को भी प्रॉमिस किया था, है ना, कि आप अलग से यहाँ ब्रिटिशर से अलग से पूरे पंजाब की डिमांड मत करना, आप जब भारत का पार्ट बन जाएंगे पंजाब के अंदर तो आपको एक स्पेशल स्टेटस हम देंगे, आप डोंट वरी अबाउट इट, है ना। लेकिन बाद में जब नेहरू जी से पंजाब वालों ने मांगा डिवीजन के बाद, है ना, तो उन्होंने क्या बोला नेहरू जी ने, स्पेशल स्टेटस वो क्या होता है, वो ज़माने और थे, ये ज़माने और हैं। उसी वजह से आप देखिए कि जस्ट ये एक इंसिडेंट की वजह से पंजाब वाले लोगों को लगा कि इन्होंने तो हमें चीट किया है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा होती दिखेगी। उस टाइम पे कांग्रेस का रवैया भी बहुत अजीबोगरीब सा लगेगा अभी आपको, है ना। आप ऐसा मत समझो कि भारत आज़ाद हो गया था, अभी आपको ऐसे फीलिंग आएगी जैसे आज़ाद हुआ ही नहीं था भारत, है ना, अभी भी गुलाम ही था किसी का। अभी आपको मैं फीलिंग देता हूँ वो वाली, है ना। तो अब ये पंजाब वाला इंसिडेंट तो मैंने बता ही दिया कि उन लोगों को लगा कि भैया उनके साथ तो छल कर दिया गया है किसी ने, है ना, कि भोले लोगों के साथ एक तरह से छल, ऐसे ये तो गलत है भैया, आपने बोला था उसको पूरा करो, तब हमने इतनी कुर्बानियाँ दे दी, हमने इतनी शहादतें दे दी, अब आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं तो फिर हम भी जिन्ना की तरह अड़ जाते और हमें भी पूरा पंजाब अलग से मिल जाता, लेकिन अब आप ऐसा कर रहे हो, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है ना। तो अब ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बनता है धार कमीशन 1948 के अंदर, ठीक है। धार कमीशन ने क्या बोला, धार कमीशन ने बोला कि हम लैंग्वेज के आधार पे लोगों का बंटवारा नहीं करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के हिसाब से करेंगे। जबकि पूरा देश जो है वो क्या मांग रहा था, अलग अलग लैंग्वेज आप देखिए भारत के अंदर बोली जाती हैं, हर कोई जो है वो लिंग्विस्टिक आधार पे, लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज के आधार पे मांग रहा था। मैं आपको जैसे बताता हूँ, अभी ये हिंदी में लिखा हुआ है सारे का सारा, मैं वापस आऊँगा, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप देखिए ये पूरा मैप देखिए,
ये पंजाब है, पंजाब में क्या बोल रहे हैं? पंजाबी। ऊपर क्या बोल रहे हैं? डोगरी। उससे ऊपर बोल रहे हैं कश्मीरी भाषा। यहाँ बोल रहे हैं राजस्थान वाले एरिया में हिंदी भाषा, इधर गुजरात वाले गुजराती, महाराष्ट्र वाले मराठी बोलने में लगे हुए हैं, नीचे कन्नड़ बोल रहे हैं, ठीक है, इधर तेलुगु वाले लगे हुए हैं, इधर तमिल वाले लगे हुए हैं। बट आप देखो कि हर कोई यही चाह रहा है, हर जगह से प्रोटेस्ट उठ रही है ना, कि भैया आप कौन होते हो हमें अपने साथ जोड़ने वाले? हमें नहीं जुड़ना है आपके साथ, क्योंकि हर कोई जो है अलग अलग ही रहा है। पहले अगर आप पास्ट में देखेंगे, कोई ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल पूरा अखंड भारत था। हर स्टेट अलग अलग तरीके से ही काम कर रही थी। साउथ वाले अपना अलग कर रहे थे, है ना। बेशक से मुगल्स ने उनको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, बहुत समय तक तो ऐसा नहीं हुआ है ना, और उससे पहले दिल्ली सल्तनत वालों ने की कोशिश। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा बाइफर्केटेड सा रहा था। ऐसा नहीं था कि पूरा जो एक छत्र राज पूरे के पूरे भारत में चल रहा है, ये बहुत कम समय के लिए रहा था, है ना। तो इस वजह से क्या, हर कोई अपना अपने तरीके से ऑपरेट करना चाहता था, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सुनना नहीं चाहता था, और सबको यही लग रहा था कि जबरदस्ती हमको ये जो है अपने साथ जोड़ा जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, नेहरू जी क्या चाह रहे हैं उस टाइम पे, कि वन नेशन वन लैंग्वेज हो जाए। लेकिन ये सब चाह रहे हैं, भैया आप हमारी लैंग्वेज को हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो। उड़ीसा वाले बोल रहे अच्छा तुम्हें हम बताते हैं, बंगाल वाले बोल रहे अच्छा तुम्हें हम बताते हैं, आओ तुम, हैं कैसे हिंदी को बना देंगे मातृभाषा, है आप बताओ, क्या आज हिंदी मातृभाषा है? बिल्कुल भी नहीं है ना। वो आप उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते। ऑफिशियल लैंग्वेज बोलना चाहे तो बोल दीजिए, लेकिन मातृभाषा आप नहीं बोल सकते। उसका कारण ये रहा हिंदी सेक्शन है ही कितना भाई। आप देखिए, बेशक से बाकी जगह पे क्या बोला जा रहा है, हिंदी की कुछ फॉर्म बोली जा रही है, लेकिन आप देखिए कि फिर बाकियों का क्या करोगे? क्या ये सब भी हिंदी बोलने वाले हैं? ये भी तो बोलेंगे, क्या ये भारत का पार्ट नहीं है? तो कैसे बोल दिया जाए कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदी को ही मदर टंग बना दिया जाए, हिंदी को ही मातृभाषा बना दिया जाए? कैसे बना दिया जाए नेशनल लैंग्वेज? क्या बाकियों की लैंग्वेज नहीं है क्या? तो यही रोष प्रदर्शन हो रहा था। हर कोई मांग रहा था कि हमारी लैंग्वेज के आधार पे आप हमें हमारा स्टेट बना दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप बाकी चीज़ें तो क्या ही करेंगे हमारे लिए, ये काम पहले कर दीजिए। हर किसी की भावनाएं यहाँ पे आहत हो रही थी। हर कोई ये बोल रहा था कि हमने भैया आपको बनाया है, आप जो है हमारी वजह से, जनता की वजह से यहाँ पे बैठ रहे हो गद्दी में, ब्रिटिशर छोड़ के गए हैं। आप होते कौन हो ये पंगा करने वाले? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो हमारे साथ? जैसे आज देखिए, किसानों को बिल दिए जा रहे थे जबरदस्ती, किसान बोलते नहीं चाहिए, वो बोलते नहीं हम फिर भी देंगे। तो वही वाली कहानी है यहाँ भी, जबरदस्ती अपने हिसाब से, नहीं ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सेम बात पंजाब वालों के अंदर, वो ब्लू स्टार ऑपरेशन वाली जो आप बात बोलते हैं, भिंडरा वाले साहब की बात जो बात बोलते हैं, वो भी इसीलिए कि सबको देखिए, एक छल तो किया ही किया, एक छल और भी किया कि यहाँ पे जो हरियाणा को अलग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि पूरा का पूरा पंजाब ये एक ही था लगभग, है ना। इधर वाला भी ये पूरा पंजाब ही था। तो अब यहाँ पे जो डिवीजन भी कर रहे हैं, वो इस आधार पे कर रहे हैं कि लैंग्वेज के आधार पे तो की बाद में जाके, लेकिन वहाँ भी कुछ एरिया इधर और जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी एक बोल सकते हैं कि पंजाबी कम्युनिटी ही थी। जब उसको क्या किया, आधे को हरियाणा में डाल दिया। तो ये बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम पे इन्होंने जानबूझ के क्रिएट की, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नाम के ऊपर, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के नाम के ऊपर। तो इस वजह से लोगों के अंदर रोष प्रदर्शन कि भैया तुम होते कौन हो? ये वाली कमेटी जो धार कमीशन है क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? लोगों के अंदर भैया गुस्सा आ गया। अब ऐसे में क्या हुआ कि नेताओं ने सोचा कि भैया ये लोग थोड़ा सा गुस्साए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं, इनको तो हम दबा लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। इन्होंने जेवीपी कमेटी उठा के बना दी। अब ये जेवीपी कौन है? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पत्ता भाई सीतारामैया, ये बनती है जेवीपी कमेटी। ये पत्ता भाई सीतारामैया वही है जो गांधी जी के एवज में लड़े, है ना। उनकी किन के साथ लड़े थे? सुभाष चंद्र बोस के साथ, आप याद कीजिए, इलेक्शन लड़े। और हरिपुरा त्रिपुरी सेशन को याद कीजिए, है ना। और गांधी जी ने यही बोला कि सीतारामैया को जितवा दिया तो समझ लेना गांधी को जितवा दिया वाली बात, लेकिन फिर भी हार गई है सुभाष चंद्र बोस साहब जीत के। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से मोनोपोली को चलाया जा रहा है। यहाँ पे अगेन ये अपनी कमेटी बनाते हैं और ये क्या बोलते हैं, हम लैंग्वेज के आधार पे जो है नहीं बांटेंगे पूरे देश को, हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के हिसाब से बांटेंगे। आप देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ईज का मतलब है कि शासन किस हिसाब से स्मूथली चल पाए, हम उसके हिसाब से करेंगे। लोग वो पगला गए, बोलते अच्छा तारी ऐसी की तैसी है, थमनू करोगे ये हम बतावेंगे तन्ने। तो वो नहीं सुन रहे लोग। उधर देखिए कि कुछ जगहों पे क्या हो रही है, प्रोटेस्ट भी हो रही है। तो प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति हैं पोटी श्री रामुलू, ये जो हैं इन्होंने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक रख ली भाई मेरे, 56 दिन की, और उसके बाद हो गई इनकी डेथ। अब आप सोचेंगे कि क्या मांग रहे थे, ऐसा क्यों रख ली हंगर स्ट्राइक? तो उस टाइम पे जो मद्रास का नीचे एरिया होता था पूरा का पूरा, वहाँ से ये बोल रहे थे कि भैया जो तेलुगु स्पीकिंग लैंग्वेज वाले लोग हैं उनको तमिल
स्पीकिंग लैंग्वेज से अलग कर दिया जाए, है ना। तेलुगु को तमिल से अलग कर दिया जाए, यानी आंध्र प्रदेश को ये डिमांड कर रहे थे कि मद्रास से अलग कर दिया जाए एक तरह से, है ना। आप मान लीजिए कि पूरा ही पहले एक तरह से तमिलनाडु है, अब कह रहे हैं तमिलनाडु को अलग कर दो और आंध्रा को अलग कर दो, ऐसा मान लीजिए मोटा मोटे तौर पे। तो ये डिमांड इनकी उठ रही थी, और ये डिमांड कब उठ रही थी? 1953 के अंदर, ठीक है भाई। अब ये मान ली गई यहाँ पे, क्योंकि इनकी डेथ हुई और उसके बाद बहुत बड़ा रोष मुजाहरे ऐसी की तैसी लोगों ने फेर दी वहाँ पे, है ना। तो अब जो है ये परेशान हो गई सरकार, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है इनको दे देते हैं। आंध्र प्रदेश को दे दिया भैया ये स्टेटस कि ठीक है तुम्हें अलग कर देते हैं लैंग्वेज के आधार पे। बाकी की स्टेट्स को आगे गुस्सा, कहते थारी इसी की तीसी, मतलब हम जब डंडे का जोर चला रहे थे तब तुम माने ना, यानी कि तुम भी डंडे के यार हो, इमारती भी कुछ करना पड़ेगा, कोई करिश्मा करके कारनामा करके दिखाना पड़ेगा। तो यानी कि सब स्टेट वालों को लग गया कि भैया अब कुछ कारनामा करेंगे तो ही बात बनेगी, नहीं तो ये तो हमारी बात ना सुनने वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अड़ियल बिहेवियर था यहाँ पे। तो अब पूरे देश में यही चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, मुजाहरे चल रहे हैं, गुस्सा चल रहा है, रोष प्रदर्शन चल रहा है, डंडे का जोर चल रहा है। अब क्या करे सरकार? तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, एक कमीशन बना दिया, फैज़ अली कमीशन, जो बनाया 1953 के अंदर। लेकिन आप आपसे कोई पूछ ले कि लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहली स्टेट कौन सी बनाएगी, तो आंध्र प्रदेश आप नाम देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। कहाँ से फॉर्म की? मद्रास से फॉर्म की है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से समझिए इस चीज़ को कि सरकारें ऊपर की बदल जाती हैं, लेकिन नीचे के लोगों के हालात आप देख रहे हैं कि वैसे के वैसे ही रह रहे हैं, यानी कि लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, सरकारें अपनी ही चलाने की कोशिश करती हैं। और अभी मैं लेटेस्टली एक व्यक्ति, काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं, मैं नाम तो क्या बताऊं उनका, छोड़िए, बट वो बता रहे थे इस चीज़ को कि गोरे लोगों के हाथ से ना, गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में डोर चलेगी, मतलब उन्होंने ये वर्ड्स चूज़ किए। तो वो हमें यहाँ पे जब देखते हैं इस चीज़ को तो ये फील भी होता है। मैंने बोला ना कि ऐसा फील हो ही नहीं रहा था उस टाइम पे लोगों को कि वो आज़ाद हुए, वो अभी भी गुलाम थे, और आप इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो भी नहीं सकते हैं। चलो ये वाली गुलामी तो वैसे मुझे नहीं लगता कि कभी इससे मुक्त हो भी सकते हैं, लीडरलेस सोसाइटी हो भी नहीं सकती है। बट हाँ, ये मेरे को ज़रूर पता है कि आने वाले टाइम में ना एक कास्ट फ्री सोसाइटी ज़रूर क्रिएट हो जाएगी बहुत जल्दी। और वहाँ पे ये जो वो लोग बहुत करते हैं ना, एक तो डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो गया, या फिर ये जो इकोनॉमिकल लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा जो पैसे का कैपिटलिज्म में घुसे पड़े हैं ना, इन सब की ऐसी की तैसी फिरेगी, देखना बहुत जल्दी होगा ये चीज़, है ना। जब लोगों को गुस्सा आता है ना, आम जनता को, फिर ये सब कैपिटलिस्ट को पकड़ पकड़ के धोएंगे, अच्छा तारी इसी की तीसी है, इनके सारे रिसोर्सेज को खोसेंगे फिर पकड़ पकड़ के। क्योंकि एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा कि जब बहुत अमीर लोग जो हैं गरीबों को शोषण करने लगेंगे, वो हम देख भी रहे हैं अभी, जैसे हालात चल रहे हैं ना भाई मेरे, कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो लगभग काफ़ी देश पे तो कब्जा कर चुके हैं, बहुत जल्दी बाकी पे भी कर लेंगे, और सारी संपत्ति देश की उन्हीं के हाथ में रहेगी। बाकी के लोग तो उनकी कठपुतली बन के रह जाएंगे, और लीडर्स तो पहले ही उनकी कठपुतली है ना। तो ये जो है, इसीलिए मैंने बोला कि इकोनॉमिकल गुलामी से कौन बचाएगा आपको, सोचने वाली बात तो ये है, ठीक है। ये नेताओं की गुलामी से तो फिर आप हो सकता है किसी तरीके से बच जाएं, लेकिन इकोनॉमिकल गुलामी से कैसे बचेंगे, वो एक सोचने वाली सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो रखी है। आपको जॉब्स के नाम पे घटिया से घटिया जॉब दी जाएगी, सस्ते से सस्ते वेजेस पे दी जाएगी, और उसके बाद भी आपको निकाल दिया जाएगा। आगे आएंगे एआई के टूल्स, है ना, रोबोट्स, और आपका क्या हाल होगा, यू डोंट नो, आई डोंट नो, वही वाली कहानी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि देश अभी भी एक तरह से आज़ाद नहीं ही हुआ था, है ना। बहुत सारे लीडर्स जो क्रांतिकारी लोग थे ना, वो इन्हीं पॉलिसीज़ के खिलाफ होते थे, और आप देखिए कि यहाँ पे भी वैसी सी पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो फैज़ अली कमीशन, एक मैंने किताब में जो लिखा था, मैंने लिखा था 1956, है ना। तो बच्चे ने बोला कि सर आपने गलत लिख दिया, आपको ये पता होना चाहिए कि फैज़ अली कमीशन तो 1953 में आया। मैंने कहा भाई तू पहले पढ़ा कर कि लिखा क्या हुआ है। मैंने उसमें यही लिखा था कि फैज़ अली कमीशन ने अल्टीमेटली क्या किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को प्रमोट किया, और 1956 में वो बन गया, है ना। तो अब मैंने वहाँ पर इसलिए उसके साथ लिख दिया 1956, क्योंकि यहीं से जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956। तो अब वो समझ नहीं पाया, बस वही वाली बात है, आधी लाइन को पढ़ना है, पूरी को नहीं पढ़ना है। तो भाई वो कोई गलती नहीं है, वो एकदम करेक्ट है जो भी चीज़ है। हाँ, अगर आपको अलग वे से उस चीज़ को पकड़ना है, कान को उल्टे तरीके से पकड़ना है, तो ठीक है, फिर वहाँ पे 1953 लिख लो, और वहाँ पे डैश लगा के लिख लो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे क्या होता है, फैज़ अली कमीशन ने बोल दिया कि जो वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया। वन स्टेट का मतलब पूरी कंट्री के हिसाब से हो रहा है ना। स्टेट मैंने बोला ना, वर्ल्ड लेवल पे जब देखा जाता है तो हर कंट्री एक स्टेट बन जाती है, ऐसा समझिए। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट करके उन्होंने बोला कि हम लैंग्वेज के आधार पे ही चलिए बंटवारा कर देते हैं,
ठीक है दोस्त। अब फाइनली क्या बन जाता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बन जाता है, जिसमें क्या बनाया जाता है, टोटल 14 स्टेट्स बनाई जाती है और 6 यूटी बनाई जाती हैं। अब देखिए कि एक और भी एक्चुअली में दिक्कत थी इस चीज़ में कि जैसे लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक का मतलब तो लैंग्वेज ही होता है, लेकिन अगर लैंग्वेज के आधार पे बना रहे हैं तो इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हर लैंग्वेज के आधार पे बना दिया जाए, सिर्फ 14 ही स्टेट बनाई। आप सोचिए, इसमें क्या है कि अगर पंजाबी स्पीकिंग एरिया वाला पूरा का पूरा एक कुनबा है वहाँ पे, तो उसको पंजाबी लैंग्वेज वाले को पूरा पंजाब बना दिया, बंगाली वाले को पूरे का पूरा बंगाल बना दिया, है ना। ऐसे करके इन्होंने डिवीजन किया। इन्होंने ये नहीं बोला कि भैया हर लैंग्वेज की एक स्टेट बना देंगे, क्योंकि आप देखिए कि उर्दू पर्शियन वाले भी होंगे ऐसे, तो आप क्या उर्दू की अलग स्टेट बना दोगे, पर्शियन की अलग बना दोगे? वो पॉसिबल नहीं है ना। कितनी ही लैंग्वेज है, किस किस की स्टेट बनाओगे उठा के, तो वो पॉसिबल नहीं है। इन्होंने, इस कमीशन ने, फैज़ अली कमीशन ने यही बोला कि जो एग्जिस्टिंग में जहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी रह रही है और वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीक कर रही है, उसके हिसाब से तो हम बना देंगे, लेकिन बाकियों को इसके हिसाब से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बाकियों की भी फालतू की डिमांड उठ रही थी, उर्दू वाले 4-5 होंगे वो भी मांग रहे हैं, है ना, बर्शिया वाले भी मांग रहे हैं, ऐसे कैसे भाई, सबको थोड़ी दे देंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो वो मेजोरिटी के हिसाब से ही तो देखा जाएगा ना हर चीज़ को। तो इस तरीके से ये बनता है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब ये हिंदी में लिखा है, सेम ही भाषा, आगे हम देख लेते हैं। अब आप देखिए, ये तो मैंने बता ही दिया लैंग्वेज के आधार पे, और इसको मैं हटा देता हूँ अभी, है ना। एक चीज़ और देखना वहाँ पे, जो मैंने 14 स्टेट्स आपको बताया है अभी, ये देखिए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़, ये आप देख लीजिए पूरा गिन के, आपके सामने है। उस टाइम का 1956 का मैप ये है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 1947 में भारत कैसा था, 1956 में कैसा हुआ और अब कैसा है, हम यही देखने वाले हैं, है ना। तो मैंने आपको ये भी पूछा था कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ 1956 की बातें, तो वो इसीलिए बोल रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक रीजन के हिसाब से यहाँ पंजाब बन गया, यहाँ जम्मू कश्मीर बन गया, यहाँ राजस्थान बन गया, यहाँ मध्य प्रदेश, बॉम्बे, ये सब जो है इस हिसाब से बन गए। जी हाँ, ये पूरा का पूरा बॉम्बे ही था। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको पूरे को बॉम्बे बोला करते थे। जो अंग्रेज थे यहीं पे शासन किया करते थे। वो जो बॉम्बे वाली बात मैं बोलता हूँ ना वहाँ पे, तो बॉम्बे ये पूरा था, ये पूरा मद्रास था यहाँ पे, ये वाला है पूरा ही था ये मद्रास, है ना। वो तो पोटी श्री रामुलू की वजह से ये आंध्र प्रदेश अलग हो गया, नहीं तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा मद्रास था, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, ये क्या है यहाँ पे इस साइड, ये क्या है, ये वाला, कुछ लोग बोलेंगे बांग्लादेश। भाई 1956 की बात हो रही है, बांग्लादेश कहाँ से आ जाएगा उस टाइम पे, पाकिस्तान था ये, ठीक है। इधर भी पाकिस्तान और इधर भी पाकिस्तान था। यही तो घटिया हरकत अंग्रेज करके गए थे, भारत को बीच में फंसा गए थे। सोचो कितनी दिक्कत हो रखी थी। तो वो एक अलग कहानी है बांग्लादेश के लिबरेशन की, है ना, और इंडिया ने उसमें सहायता की, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान था उस टाइम पे। चलिए, अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, मैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखिए कि 1956 के बाद हुआ क्या क्या है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। क्योंकि आप देखिए उस टाइम पे 14 स्टेट्स बनाएगी, बट आज की डेट में तो 28 हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती गई, वो स्टेट्स उसमें से मल्टीपल और कार्व आउट होती गई। वही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। आप देखिए, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात का जो निर्माण होता है वो 1960 में होता है। किससे हो रहा है? बॉम्बे से हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया बॉम्बे क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जुड़ के बना हुआ था। अब गुजरात को अलग कर दिया, महाराष्ट्र को अलग कर दिया, ठीक है, 1960 में। फिर गोवा, दमन, दीव और ये सारे के सारे जितने भी आप देखिए पोर्ट्स वाले एरिया हैं, इनके ऊपर पुलिस एक्शन कराया गया, क्योंकि पोर्टुगीज बैठ के मौज लूट रहे थे यहाँ पे। तो भारत वालों को लगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो इनको भजवाओ यहाँ से, हैं, बहुत मजे ले लिए, बुल्ले लूट लिए बहुत ज़्यादा। तो इनके ऊपर डंडे का जोर चलाया गया, इनको यहाँ से निकाला गया और ये सारी की सारी स्टेट्स को अपने अंदर समाया गया। तो ये जो काम हुआ है ये हुआ है 1961 में। ये पूछा जा सकता है आपसे, पहले भी पूछा गया है। तो गोवा और दमन एंड दीव कब भारत का पार्ट बनते हैं? 1961 के अंदर बनते हैं। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज द यूनियन टेरिटरी बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। तो ये एक बात सोचने वाली है कि जो गोवा है उसको इनिशियली 1961 में क्या बनाया गया था कि यूटी बनाया गया था, स्टेट नहीं थी वो, ठीक है। तो गोवा जो है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, बट बाद में 1987 के अंदर गोवा को क्या बना दिया गया था? स्टेट बना दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड कब बनता है? वो बनता है 1963 में। फिर हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये जो बनता है 1966 में बनता है।
होता क्या है, पहले ये सारा एक ही था, है ना। अब देखिए कि हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये पंजाब हो गया, ये सारा लगभग एक ही जुड़ा हुआ था पूरे का पूरा। और जो हिमाचल था ना, वो हुआ करता था शुरू में यूनियन टेरिटरी। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, अभी एंडिंग में दिखा दूंगा कि हिमाचल तो छोटे छोटे भाग में था, लेकिन बाद में ज़बरदस्ती उसको पूरे को हिमाचल एक को क्रिएट कर दिया गया, है ना। पंजाब को अलग कार्व आउट कर दिया, हरियाणा को अलग कार्व आउट कर दिया। तो वो चीज़ है, यही एक दिक्कत रहती है कि एक रोष प्रदर्शन था लोगों के अंदर कि भैया क्यों अलग अलग किया जा रहा है। अब क्या बोलें इस चीज़ का। तो 1966 में ये चीज़ की गई है, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को अलग अलग कर दिया। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये 1972 में क्रिएट होते हैं। उसके बाद मैसूर का जो नाम है, टीपू सुल्तान वाला मैसूर, हमने पढ़ा था ना, है निज़ाम के साथ जो उसका युद्ध हो रहा था, बार बार अंग्रेज निज़ाम की मदद कर रहे थे हैदराबाद वाले की, तो वो सब हमने पढ़ रखा ऑलरेडी। तो ये जो मैसूर है, इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, कर्नाटका रखा गया। कब, 1973 में। इसके अलावा सिक्किम की कहानी सुन लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपर में पूछी जा सकती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिक्किम क्या थी, एक प्रिंसली स्टेट थी, है ना। तो यहाँ पे राजा रजवाड़े बैठ के राज कर रहे थे। 1947 के अंदर प्रिंसली स्टेट्स थी, और इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट भी आप बोल सकते हैं। एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स थे, वो ज़्यादा पावरफुल थे, तो उन्होंने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ था। उन्होंने बोल रखा था कि ठीक है आप यहाँ पे राज कीजिए, लेकिन हमारे बिहाफ पे, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे भी मान लीजिए कि ये एक तरह से भारत की प्रोटेक्शन में थी ये पूरी की पूरी, क्योंकि आप देखिए एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, ऊपर चाइना है। अगर अकेले रहेंगे भी तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो लपेट लेगा इनको। तो इनको भारत की प्रोटेक्शन मतलब मिली हुई थी, प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी एक तरह से, ये समझ लीजिए। बट यहाँ पे इनके जो भी है चीफटेंस उस टाइम पे हुआ करते थे, है ना, यहाँ के राजा रजवाड़े या चीफ्स बोल लीजिए, वो इस पे राज कर रहे थे, है ना, आम जनता पे। बट अब क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी था इसको भी अपने अंडर लेना, तो 1974 के अंदर इन्होंने ये बोला कि भैया हमें भारत के अंदर ऐड कर लिया जाए। अब बोला या फिर डंडे के जोर पे बुलवाया गया, दैट इज़ जो भी हुआ हो बैकडोर चैनल पे। बट 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है सिक्किम को भारत का पार्ट बना लिया गया। लेकिन जब इसको ऐड किया गया तो इसको एक स्टेट के तौर पे ऐड नहीं किया गया था, एक्वायर्ड टेरिटरी के तौर पे ऐड किया गया था। और अब आप याद कीजिए आर्टिकल 2, जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि इसके दो भाग हैं, 2A और 2B, और मैंने वहाँ पे सिक्किम का और दिल्ली का एग्जांपल भी दिया था आपको। तो दिल्ली वाले में मैंने 2B बताया था, और ये बताया था सिक्किम वाले में कि 2A लगेगा, है ना। तो उसमें कोई भी नई स्टेट को जो है हम भारत के अंदर जोड़ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लग गया, 2A, और शेड्यूल कौन सा चेंज हुआ यहाँ पे ऐड हुआ है, वो 10 नंबर शेड्यूल इसके अंदर ऐड हुआ है। और बाद में फिर जाके इसमें रेफरेंडम कराया गया लोगों से, है ना, कि आप भारत का पार्ट रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। तो लोगों ने हाँ भरा। तो 1975 में जाके जो क्या हुआ है, इसको भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया है, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इसको बना दिया गया भारत का। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है भाई। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 1987 के अंदर बनती हैं, है ना। तो गोवा का तो मैंने बता ही दिया आपको कि पहले वो यूटी थी, 1987 में उसको स्टेट बनाया गया। वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और साथ में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी बन जाते हैं। फिर ऐसे ही आप देखिए कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनते हैं 2000 में। एंड नाउ मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ है, तेलंगाना, है ना। ये कब हुआ है, 2 जून 2014 के अंदर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक लेटेस्ट एग्जांपल और है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा था, अब वहाँ पे उसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक लद्दाख बना दिया गया, एक JNK बना दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अब यूटी बना दिया, और जो लद्दाख रीजन है उसको भी यूटी बना दिया, ठीक है भाई। ये 2019 में हुआ है काम। चलिए, सेम मैंने हिंदी में यहाँ पे तो लिख ही दिया है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ भी मैं बताता हूँ। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात कहाँ से बनते हैं, ये यहाँ आएगा बॉम्बे से, ठीक है। किससे बनते हैं, डैश लगा लेना, बॉम्बे से। 1963 में नागालैंड हो गया आपका। 1966 में पंजाब से हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बना दिया जाता है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1975 में सिक्किम हो गया। 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसी की हैं, ठीक है भाई। और इसके अलावा 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हो गए। 2000 में आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हो गए। 2014 में तेलंगाना हो गया, ठीक है भाई। तो वही सब यहाँ पे मैंने पूरा हिंदी में मेंशन कर दिया, इसको आप पढ़ लेना। अब आप देखिए कि 1947 का भारत कुछ ऐसा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर वाला ये सारी ब्रिटिश टेरिटरी होगी, ब्लू कलर वाली आप जो मैक्सिमम देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट्स होगी, और जो हरे रंग वाली देख रहे हैं ये ट्राइबल एरियाज ऑफ असम हो गए, ठीक है भाई। फिर बाद में जब है ये चेंज होकर 1950 में जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया जब बना, तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, आप देख पाने
है इसके अंदर, ठीक है। और फिर जो 1956 में बनता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, ये पूरा बॉम्बे रीजन बन जाता है ना, बताया था ना अभी आपको, बॉम्बे रीजन था। तो इसी को दो भागों में बांट दिया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात को बाद में, है ना। तो ये चीज़ मैं अभी आपको बता के भी आ रहा हूँ। तो 1956 का मैप कुछ ऐसा है, और आज का मैप तो आप सबने देख ही रखा है, उसको तो क्या दिखाऊँ वहाँ पे। अब कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे बता देता हूँ 1957 से, ठीक है। 1957 में क्या होता है कि जो नागा हिल या फिर उसको बोलें युसांग एरिया है, उसको क्या किया जाता है, असम से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको क्या बना दिया जाता है कि यूटी बनाया जाता है। जैसे ये असम है पूरा, इसको बड़ा करके देखेंगे तो ये पूरा असम हो गया, पूरा असम था ये, है ना। ऐसे नहीं था, वो ए नहीं बनता था असम में, तब ये पूरा असम होता था। असम से बहुत सारे एरियाज निकले हैं, ठीक है भाई, वो अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो असम में ये नीचे वाला छोटा सा एरिया अलग किया गया, जो कि नागा हिल या युसांग एरिया बोल लीजिए, और इसको क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। फिर 1960 में क्या हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र कहाँ से अलग होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया। ये पूरा क्या था, महाराष्ट्र और गुजरात क्या था, बॉम्बे था। इससे जो है गुजरात अलग हो जाता है, महाराष्ट्र अलग हो जाता है, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको। फिर 1961 में जो है गोवा को भारत की यूनियन के अंदर ऐड कर लिया जाता है, और यूरोपियन कल्चर पूरा का पूरा, जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म है वो सब कॉन्टिनेंट से पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद 1962 में पौंडीचेरी को ऑफिशियली भारत का पार्ट बना दिया। 1963 में जो है नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड। यहाँ पे देखिए आप, नागा हिल्स अलग की जा रही हैं, और ये एक यूटी के तौर पे थी, यहाँ पे क्या थी, ये यूटी थी, ठीक है भाई। लेकिन बाद में ये क्या बन जाती है, यहाँ पे स्टेट बन जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट कब बन रहा है नागालैंड, 1963 में। इसके बाद 1966 में क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको समझाया कि ये पूरे का पूरा पंजाब का एरिया होता था, ठीक है, ये पूरा पंजाब होता था, लेकिन इसको डिवीजन किया गया, एंड में भी दिखा दूंगा एक बार मैं, है ना। तो ये जो है ये पूरा पंजाब हो गया, इसके नीचे ये पूरा का पूरा हरियाणा हो गया, और इस तरफ ये देखिए, ये जो है ना, ये भी पंजाब ही हुआ करता था, मैं सही बताऊं। और ये जो ऊपर वाला भाग इसके, और ये जो नीचे वाला भाग है, ये हुआ करता था हिमाचल, ये जो गोले बनाए हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया इसको, ये समझिए, अब ये पूरे के पूरे को हिमाचल बना दिया गया, ठीक है भाई। इसीलिए पंजाब के लोगों के अंदर ये रोष भी है कि क्यों इस तरीके से किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे, बहुत सारी स्टेट्स में यही मुद्दे हैं, है ना। तो हम जिस एरिया में रहे हैं हमें पता है, तो हम वहाँ का ज़्यादा थोड़ा सा बता देते हैं। अब जो हर अपने एरिया में रहता है उसको वहाँ का थोड़ा सा आइडिया रहता ही है, ठीक है भाई। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा, इसमें क्या है, ठीक है, ये हो गया। और देखें तो 1971 में क्या होता है, यूटी हिमाचल प्रदेश वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया था वहाँ से, वो पूरा हिमाचल प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन अब उसको स्टेट का दर्जा दे दिया 1971 के अंदर। फिर 1972 में क्या होता है, मणिपुर एंड त्रिपुरा वर ग्रांटेड स्टेटहुड, ठीक है भाई। मणिपुर एंड त्रिपुरा जो है इनको स्टेटहुड बना दिया जाता है, एंड साथ में मिजोरम, मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसीज वर कार्व्ड आउट ऑफ असम। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि ये पूरा असम हुआ करता था, ये पूरा असम था, ठीक है भाई मेरे। यहाँ से पहले तो नागा हिल्स को अलग किया, तो वहाँ से बना दिया नागालैंड, ठीक है भाई। वो 7 सिस्टर स्टेट्स यहीं से बन रखे, पूरे के पूरे असम से ही। फिर उसके बाद आप देखिए, मणिपुर त्रिपुरा को जो है स्टेटहुड दे दिया गया 1972 में। तो मणिपुर कहाँ पे है, ये पहले यूटी था, है ना, और यहाँ पे त्रिपुरा कहाँ पे है आपका, त्रिपुरा ये वाला है, ठीक है। ये दोनों यूटी थे, अब इनको स्टेटहुड दे दिया गया। अब इसके अलावा मिजोरम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर को इससे अलग किया गया। तो आप देखिए कि ये पूरा असम, ये जो ये तो ए रहेगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये वाला है, ठीक है, जिसको आज की डेट में आप किसके नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नाम से। तो इसको अलग कर दिया गया यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, मिजोरम को अलग कर दिया गया, ये रहा मिजोरम, ठीक है भाई। और इसके अलावा दूसरा देखेंगे तो मेघालय को अलग कर दिया गया। ये सारों को बना दिया गया यूटी, ठीक है। इसको यूटी बनाया, इसको यूटी, इसको यूटी, और बाद में इनको फिर स्टेटहुड का भी दर्जा देंगे, ठीक है। 1975 में जो आपका सिक्किम है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट है, वो रेफरेंडम वहाँ कराया जाता है और उसको भारत का अभिन्न अंग बना दिया जाता है। फिर 1987 में क्या होता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे अलग हुए, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है यूटीज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको क्या दे दिया, स्टेटहुड का दर्जा दे दिया, ठीक है भाई। ये अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया, इसको स्टेट बना दिया गया, और ये इसको मिजोरम को भी स्टेट बना दिया गया। और इसके अलावा स्टेट ऑफ गोवा, दमन दीव, इन सबको भी जो है आपका, गोवा को 1987 में ही आप देखिए स्टेटहुड का दर्जा मिला है। तो वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
और इसके अलावा दमन एंड दीव को तो यूटी बनाया था, है ना, दैट इज़ ऑलरेडी क्लियर्ड। और 1991 में दिल्ली वॉज डीम्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया है एंड गिवन लेजिस्लेटिव असेंबली विद पावर जॉइंटली शेयर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दिल्ली और पुडुचेरी के पास क्या है, बाई कैमरलिज्म है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। आप देखिए 1991 में ये चीज़ की गई है, दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल के तौर पर घोषित किया गया और साथ में जो है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसको प्रोवाइड की गई, जबकि है ये एक तरह से यूटी ही थी। इसके बाद आप देखिए कि 2000 में क्या होता है, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ वर क्रिएटेड। अब ये कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे ये वाला आई थिंक यूपी का एरिया हो जाएगा इस तरफ, और ये आपका एमपी का रीजन हो जाएगा एंड ये आपका छत्तीसगढ़ का रीजन हो जाएगा, ये आपका झारखंड का रीजन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो मध्य प्रदेश था ये यूजुअली शुरू में ऐसा था, ये पूरा मध्य प्रदेश था, लेकिन यहाँ से ये जो भाग है इसको अलग कर दिया गया, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ बाद में नाम दे दिया गया। और अभी भी जो है एमपी सीजी रीजन होता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जैसे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश में जा रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ में भी पोस्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मध्य प्रदेश में ही होंगे, दोनों में से कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। तो इसको बोलते हैं एमपी एंड सीजी रीजन। ठीक है, और इस तरफ जो बना दिया गया इसको क्या बना दिया गया, झारखंड क्रिएट कर दिया गया। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। और इसके अलावा 2014 का लेटेस्ट वाला देख लीजिए, क्योंकि मद्रास से किसको अलग किया गया था, पूरे आंध्र प्रदेश को, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ अलग से फिर से डिमांड उठी और ये जो तेलंगाना यहाँ पे अलग कर दिया और नीचे वाला जो है आंध्रा इसको अलग कर दिया, यानी आंध्रा के दो भाग बना दिए, एक तेलंगाना बन गया, एक आंध्र प्रदेश बन गया। और ये जो बना है ये 2014 के अंदर ये चीज़ बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तेलंगाना को स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। इसके अलावा 2019 में जम्मू और कश्मीर वाला सीन हमें पता है कि पूरा पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब क्या हुआ है, अब जो क्रिएट किया गया है, क्योंकि कुछ भाग तो देखिए कि उधर पीओके वाला रह गया, तो अभी मैं उसको तो छेड़ नहीं रहा हूँ, बट आप ऐसे समझिए कि ये जो भाग है ये आपका जम्मू कश्मीर बन गया, और अगर पूरा मेरे को पीओके वाला रीजन भी मिलाना तो ये आपका जो है लद्दाख बन जाएगा। ठीक है दोस्त तो ये पीओके वाले भाग को भी अगर आप मिलाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया यहाँ पे आप लोगों को, है ना। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये बन गया आपका J&K, और ये जो पीओके वाला रीजन है इसको भी अगर मैं ऐड कर लूँगा पीओके को भी, तो ये पूरा का पूरा अगर आप बोलेंगे तो लद्दाख बन जाएगा। ठीक है दोस्त, ये बन गया 2019 में। चलिए अब एक लास्ट चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश पहले कैसे थे वो भी बता देता हूँ। आपके सामने है ये 1951 में पंजाब कुछ ऐसा था, ये ब्लू पार्ट में जितना भी आपको दिख रहा है, और ये पेप्सू वगैरह ये सारा पंजाब ही हुआ करता था। और हिमाचल प्रदेश देखिए कितना सा था, ये और ये छोटा सा, ये हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। ठीक है भाई, तो पहले हिमाचल प्रदेश का ये हाल था, लेकिन बाद में आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है कि यहाँ पे डिवीज़न होता है, तो 1954 में कुछ ऐसा हो जाता है ना, 1954 में मोटे मोटे तौर पे कुछ इस तरीके से होता है, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे बढ़ते बढ़ते ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये वही है, ट्रांसफॉर्मेशन है। 1956 के अंदर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है तो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ इतना बड़ा है, ये पूरा एक पंजाब माना गया उस टाइम पे, है ना, इस पूरे को पंजाब माना गया। लेकिन बाद में जाके 1966 में क्या किया गया कि पंजाब को केवल इतना सा भाग दिया गया, ये पूरा पंजाब है ऊपर वाला, नीचे वाला हरियाणा बना दिया गया, और जो इधर वाला भाग है इसको पूरे को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रखा है, इस तरीके से हुआ है उस टाइम पे पंजाब का डिवीज़न। नहीं तो पंजाब अलग तरीके का था और वो काफ़ी बड़ा था, बड़ा होता तो फिर पंजाब का जो लोग हैं उनकी से भी ज़्यादा होती, है ना। इसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स भी होती है कि नेता लोग चाहते हैं कि भैया ये सेक्शन जो है हमारे हक में खड़ा हो जाए, वो चाहता है वो सेक्शन हो जाए, उस हिसाब से जो है डिवीज़न कर दी जाती है। बहुत चालूपंथी होती है इसके अंदर, लेकिन लोगों ने चलने नहीं दी, है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई लिंग्विस्टिक रीजन में तो हुई, लैंग्वेज के आधार पे तो हुई, लेकिन बाद में जो है फिर चाल चल के उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो अल्टीमेटली वही होता है, सरकारें अपने हिसाब से सब करती हैं और चाहती हैं कि भैया सब उनके हिसाब से चले, जहाँ पे जैसी डिमांड वो उठाना चाहें। हमें लगता है कि हमारे हिसाब से सब चीज़ें चल रही है, लेकिन होता वही है जो सरकारें चाह रही होती है। अल्टीमेटली उन्हीं के इशारे पे सब लोग जो है नाच रहे होते हैं। तो ये मैंने कुल मिला के ये बताया है कि भैया भारत के अंदर क्या पार्ट है पूरी की पूरी यूनियन का, और कैसे स्टेट्स बनी, पहले कितनी थी अब कितनी थी, यूटी पहले कितनी थी अब कितनी थी,
किस कमेटी के आधार पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं है आपको, ऑलरेडी आपके पास, जिसके पास नहीं भी हैं ये सारी की सारी किताबें, तो ये किताबें आप हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, है ना। साइंस की भी है और आपका जो मेन पॉलिटी हिस्ट्री यानी पूरी की पूरी जीके की किताब जो है वो भी आपके पास ये अवेलेबल है, तो आप इनको ले सकते हैं जीवी कक्षा एप्लीकेशन से। ठीक है भाई, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यहीं से सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी मैक्सिमम। नहीं भरोसा होता तो जाओ कोई भी PYQs लगाओ या फिर कोई मॉक टेस्ट लगाओ, वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा, नहीं तो पेपर में बैठोगे तब तो अंदाज़ा लग ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट अच्छा है, मैंने पूरा जान फूकी है इस कंटेंट में, तो आप प्लीज़ जाकर जीवी कक्षा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे 5 की रेटिंग दे दो और एक पॉजिटिव कमेंट दे दो। इट विल हेल्प द अदर स्टूडेंट्स कि उनको पता लगेगा कि रियल में कैसा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रियल में आप लोगों का फीडबैक है। ठीक है, बस ये मेरी हेल्प हो जाएगी उसके अंदर, क्योंकि मैं प्रमोशनल पार्ट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सकता हूँ इस वक्त। मेरा जो पूरा फोकस है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को क्रिएट करना है, जो कि मैं कर भी रहा हूँ, है ना। तो बहुत जल्दी ये पॉलिटी को भी हम खत्म करेंगे और फिर और अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है भाई, बाकी सबको भी बताना किताबों के बारे में और कोर्स के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।